तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि नेक्स्ट.जेएस क्या है और आपको इसे क्यों सीखना चाहिए और इसको सीखने के लिए आपको किन किन चीज़ों के बारे में पहले नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आज हम नेक्स्ट.जेएस का एक प्लेन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम कुछ जो है वो देखेंगे कि जब हम एक नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है तो क्या क्या चीज़ें आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी पड़ती हैं और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास आते हैं जब हम एक नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं सबसे पहले ओपन कर देता हूँ नेक्स्ट.जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ nextjs.org। तो यहाँ पे इन्होंने यहीं पे हीरो सेक्शन में एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने की यहाँ पे कमांड दी हुई है npx create next app at the rate latest। तो लेटेस्ट जो हमारे पास नेक्स्ट.जेएस का अभी वर्जन चल रहा होगा, अभी 15 चल रहा है। तो आपके जब आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए जो भी आप जब भी अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो लेटेस्ट जो वर्जन होगा आपके वो क्रिएट हो जाएगा, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा और फिर उससे एक न्यू एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, तो इस कमांड को रन करने से पहले आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि मेरे सिस्टम में बेसिकली मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने विंडोज़ और मैक के अकॉर्डिंग आप अपने नोड.जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट से नोड.जेएस का जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा हो, जो भी एलटीएस वर्जन चल रहा हो, यहाँ से आपने डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग तो आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो रेक्ट जैसे मैंने बता दिया कि प्री रिक्विजिट्स है, तो उसकी बेसिक नॉलेज होना आपके लिए ज़रूरी है। इट मीन्स आपके पास अगर आपको नॉलेज है तो आपके सिस्टम में नोड.जेएस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ही होगा। मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। नोड.जेएस अगर आपने कंफर्म करना है कि आपके सिस्टम में प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो आपने node-v एंटर करना है। इस तरह से आपको वर्जन पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में नोड.जेएस का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। मेरे सिस्टम में 22.9.0 वर्जन नोड.जेएस का इंस्टॉल्ड है। अगर आपको इस तरह से node-v या फिर नोड इस कमांड को रन करने से अगर कोई एरर आ रहा हो, इट मीन्स आपके सिस्टम में नोड प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है। तो आपने नोड.जेएस को यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ओके, तो ये अब हम चलते हैं नेक्स्ट.जेएस का एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इस कमांड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जिसका मैं नेम रख रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसका कुछ मैं नेम दे देता हूँ। इसको यहाँ से रीनेम करके मैं कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ड, ये मैंने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया। बेसिकली मैं इसका नाम हेलो ही रखता हूँ क्योंकि इसी नाम से मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। तो मैंने ये फोल्डर का नाम रख लिया हेलो। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी के किसी भी कोड एडिटर में। बेसिकली मैं अभी के लिए कर्सर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप VS कोड या जो भी कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी का, उसमें आप जो है वो इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लें। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ कर्सर को। इस प्रोजेक्ट को मैं कर्सर कोड एडिटर में, बेसिकली ये मेरे पास एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन है। तो यहाँ से इसको मैं क्लोज़ फोल्डर कर देता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट क्लोज़ हो जाएगा और ये न्यू जो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया है इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा। तो ये मेरा फ़ोल्डर यहाँ पे कोड एडिटर में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली मैं कर्सर यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ एन AI कोड एडिटर। बाकी आप अगर विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो दैट विल बी सेम। commands on shortcuts, each and everything will be same, but here is some new features like AI code completions and much more stuff। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल को ओपन करने के लिए अब यहाँ से टर्मिनल और यहाँ से न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बेसिकली रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस और इन चीज़ों का आइडिया है तो आपको इस सारे इंटरफेस का आइडिया ऑलरेडी होगा। तो वो मैं कमांड पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक डॉट यानी पीरियड एक फुल स्टॉप लिख के एंटर कर देता हूँ। विच मीन्स कि हमारे पास प्रोजेक्ट का नेम जो है वो जो डायरेक्टरी का नेम मैंने रखा है हेलो, सेम ही वही मेरे पास उसी नाम से मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक नेक्स्ट.जेएस का न्यू प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली मुझसे पूछ रहा है कि आपकी जो लेटेस्ट वर्जन है नेक्स्ट.जेएस का 15.1.7 वो पहले इंस्टॉल होगा। तो मैं वाई करके एंटर कर देता हूँ कि येस यू वांट टू प्रोसीड, यू कैन प्रोसीड। एंड नेक्स्ट मुझसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू यूज़ टाइप स्क्रिप्ट। तो बेसिकली अभी के लिए मैं
क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट इस सीरीज़ का मेन कंसर्न नहीं है जो कि हमें लर्न करना है। तो मैं यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट पे नो करके नो के साथ ही एंटर कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे आप नेविगेशन कर सकते हैं अपनी एरो कीज से। तो यहाँ से ES लिंटन आपको यूज़ करना है तो उसको आप यस कर दें। और टेलविंड सी एस एस आपको अगर इसका आइडिया होगा तो हम बेसिकली क्लासेस यूटिलिटी क्लासेस के ज़रिए अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स को। तो अगर आपको इसका नहीं आइडिया तो थोड़ा बहुत इसको सर्च कर लें। वेरी अमेजिंग फॉर द क्विक स्टाइलिंग पार्ट। तो आपको अपनी HTML के ही समझ लें कि पार्ट को लीव नहीं करना पड़ता उसको स्टाइल करने के लिए। आप थोड़ा बहुत इसको आइडिया ले लें यूट्यूब से या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। तो मैं क्या देता हूँ कि हमने बेसिकली टेलविंड CSS को यूज़ करना है। और नेक्स्ट पूछ रहा है अपने सोर्स डायरेक्टरी। बेसिकली जब आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो उसको एक सोर्स डायरेक्टरी के अंडर ही बाकी सारी डायरेक्टरीज क्रिएट होनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट जो रूट डायरेक्टरी है प्रोजेक्ट की उसमें ज़्यादा मैसअप नहीं क्रिएट होता फोल्डर्स का। तो मैं कहता हूँ येस आई वुड लाइक टू यूज़ द होल folders and directories inside the source directory src, yes, and then app router use करना है, yes, turbo pack बेसिकली टर्बो पैक से पहले वेब पैक यूज़ होता था फॉर लोकल बिल्डिंग। तो अभी न्यू टर्बो पैक जो है वो लॉन्च हुआ है लेटेस्ट वर्जन 15 में। तो आई वुड लाइक टू यूज़ दिस टर्बो पैक। बेसिकली हम आप टर्बो पैक यूज़ करें या फिर वेब पैक यूज़ करें तो इससे आपकी नेक्स्ट जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनमें कोई मेजरली कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। तो नेक्स्ट है कि इम्पोर्ट अलियास को आपने अगर कोई एडिट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम इसको नहीं करेंगे, नो। और हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। थोड़ी देर आपने वेट करना है क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड इस पर टाइम लग सकता है, क्योंकि ये सभी के सभी लाइब्रेरीज़ को जो कि नेक्स्ट चीज़ में यूज़ हो रही हैं उन सारी लाइब्रेरीज़ को डाउनलोड करेगा और आपके सिस्टम में यहाँ पे यूज़ होंगी नेक्स्ट चीज़ के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है तो हम ऑफिशियल वेबसाइट से, अगर आपको नेक्स्ट चीज़ की किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी रीड करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे डॉक्स वाला पार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आप जाएँ तो यहाँ पे आपको यहाँ से आप जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं और जो आप बेसिकली दो तरह के राउटर, पहले हमारे पास ऐप राउटर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो नेक्स्ट जेएस 14 वर्जन से अब हमारे पास ऐप राउटर ही बेसिकली नेक्स्ट जो है वो स्टेबल चलता आ रहा है। तो हम ऐप राउटर ही यूज़ कर रहे हैं। और नेक्स्ट आप अगर कोई प्रीवियस वर्जन अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको स्विच कर सकते हैं। तो होल डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंग टू दैट वर्जन स्विच हो जाएगी। और नेक्स्ट अगर आप कोई प्रीवियस कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं नोड जेएस का और सॉरी नेक्स्ट जेएस का, तो आप यहाँ से वो वर्जन भी स्विच करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो जाएगी। बेसिकली कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। थोड़े बहुत जो न्यू कॉन्सेप्ट्स ऐड ऑन हुए हैं वो अगर आप यहाँ से कोई प्रीवियस वर्जन सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में से निगलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारी की सारी इंस्टॉलेशन का पार्ट, किस तरह से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। नेक्स्ट हमें जो नेक्स्ट उसने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट का नेम क्या रखेंगे। तो मैंने बेसिकली इसी के बाद ही पीरियड प्रेस कर दिया था डॉट। तो उसने मुझसे जो डायरेक्टरी का नेम था वही जो है वो उसने फिर हमें प्रोजेक्ट का नेम नहीं पूछा था। नेक्स्ट टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट के बारे में हम उसने क्वेश्चन पूछा था, ES लिंटन, टेलविंड CSS, सोर्स डायरेक्टरी, ऐप राउटर, टर्बो पैक, कस्टमाइजिंग, import alias एंड नेक्स्ट है इससे नेक्स्ट मैनुअल कुछ इंस्टॉलेशन का भी उन्होंने पार्ट बताया हुआ कि अगर आप मैनुअल इंस्टॉल करना चाहें तो वो फिर भी आप मैनुअल भी पैकेजेस को रिएक्ट डॉम इन पैकेजेस को मैनुअली भी इंस्टॉल करके एक नेक्स्ट इसका प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और
जब आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास एक ऐप के नाम से एक ऐप के नाम से एक डायरेक्टरी आएगी। बेसिकली हमने SRC डायरेक्टरी को इनेबल किया है, तो ये ऐप की डायरेक्टरी SRC वाली डायरेक्टरी के इनसाइड होगी। और यहाँ पे इसके अंदर एक लेआउट की फ़ाइल होगी जो कि हमारे पास रूट एंट्री पॉइंट होगा। बेसिकली इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप सारी की सारी चीज़ें ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे मेंशन्ड है। अगर आपको कहीं पे कोई एरर आ रहा हो या किसी चीज़ के बारे में आपको समझ ना लगे तो आप यहाँ से इस पार्ट को गो थ्रू कर सकते हैं। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। बेसिकली आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल हो गई हैं और कुछ जो रहती हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं। ओके, तो इंस्टॉलेशन का पार्ट, हमारा इंस्टॉलेशन वाला पार्ट ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो यहाँ पे दो आपको यहाँ पे बेसिकली ये लेआउट्स नज़र आ रहे होंगे। एक में ऐप डायरेक्टरी, पेजेस और पब्लिक, ये ऐसे ही रूट पे पड़े हैं, यानी मेन डायरेक्टरीज ही आपके प्रोजेक्ट में होंगी। और यहाँ पे ये ही ऐप और पेजेस बेसिकली इनसाइड द SRC डायरेक्टरी आ गए, ताकि इस यहीं पे हम SRC डायरेक्टरी में अगर कुछ और बैकएंड की, क्योंकि नेक्स्ट केस में हम फ्रंट एंड और बैकएंड की APIs बोथ ही डेवलप कर सकते हैं, तो अगर आपको बैकएंड के कुछ मॉडल्स और राउट्स वगैरह क्रिएट करने हैं तो वो यहीं पे आ जाएंगे। तो इधर उसकी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ डायरेक्टरीज़ के नेम दे के उनमें आप सारा डेटा अपना ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, अपनी सारी फाइल्स को विद इन द SRC डायरेक्टरी। और बेसिकली यहाँ पे ऐप से मुराद है ऐप राउटर, एंड पेजी से मुराद है पेज राउटर। तो एट द सेम टाइम यू कैन यूज़ बोथ ऑफ द राउटर्स, बट यू शुड पिक वन ऑफ देम। या तो आप ऐप राउटर यूज़ करें या फिर पेजेस राउटर यूज़ करें। आई विल रिकमेंड कि आप लेटेस्ट ऐप राउटर पे ही रहें, पेजेस वाली डायरेक्टरी के चक्कर में ना पड़ें। सिंपल हमारे पास एक ऐप का एक फ़ोल्डर रखें, इसके अंदर आपका ऐप राउटर सारा फाइल बेस राउटिंग के साथ ऐप राउटर काम करेगा। तो आपका वो सारा रिएक्ट राउटर डॉम वाला, जो कि आप प्लेन रिएक्ट में रिएक्ट राउटर डॉम यूज़ करते हैं, इसकी इसमें जितने भी आपके पास फीचर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं वो सारे के सारे आपको इस इनसाइड दिस ऐप डायरेक्टरी अवेलेबल होंगे, लेकिन इन अ सिंपलर मैनर। बहुत ज़्यादा आपको कोई कॉम्प्लेक्स कोई मैचिंग नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट आपने कुछ सिंपल डायरेक्टरीज के नेम रखने हैं और आपकी जो है वो राउटिंग पॉसिबल हो जाएगी वेरी इन अ वेरी सिंपल मैनर्स। और ये ऐप SRC में इस डायरेक्टरी का नेम ऐप ही होना ज़रूरी है। आप अगर इसको चेंज करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, बिकॉज ऐप राउटर विद इन द ऐप डायरेक्टरी ही प्रॉपरली काम करेगा। इसके अलावा आपके पास पब्लिक का एक फ़ोल्डर होगा जिसमें आप पब्लिक अपनी एसेट्स लाइक इमेजेस और पब्लिक कोई और भी फॉन्ट्स और कुछ भी ऐसा पब्लिक अगर यूज़ कर रहे हैं, कुछ फाइल्स वगैरह अगर रख रहे हैं, तो आपने जो कि पब्लिकली अवेलेबल होंगी आपकी वेबसाइट में, आपकी वेब ऐप में, तो आप उसको पब्लिक वाले फ़ोल्डर में रख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है टॉप लेवल फाइल्स। आपके पास कौन कौन सी होंगी? आपके पास ये नेक्स्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल होगी, पैकेज डॉट जेसन की। अगर आपको रेक्ट का आइडिया है तो आपको पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल का भी आइडिया होगा कि इसमें आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं उनकी लिस्ट अवेलेबल होती है और आपके प्रोजेक्ट का नेम और प्रोजेक्ट की कुछ कॉन्फ़िगरेशन। और नेक्स्ट जेएस की बेसिकली नेक्स्ट जेएस के रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो इस फाइल में होगी। इंस्ट्रूमेंटेशंस डॉट टीएस, यहाँ पे आपकी ओपन टेलीमेंट्री और इंस्ट्रूमेंटेशन की फ़ाइल है। मिडलवेयर की एक फ़ाइल है जिसके थ्रू आप रिक्वेस्ट को प्रोसीड होने से पहले चेक कर सकते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल की आप फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप कुछ सीक्रेट फाइल्स वगैरह, सीक्रेट बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन जैसे डेटाबेस के URLs और अपने कोई भी ऐसी सीक्रेट कुछ आपकी कीज़, प्राइवेट कीज़, आपकी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस के रिलेटेड जो भी आपकी प्राइवेट सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप यहाँ पे .env वाली फ़ाइल में रख सकते हैं। यहाँ पे .env.local वाली फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। और यहीं पे लोकल प्रोडक्शन डेवलपमेंट, इट मींस आपका प्रोजेक्ट जब लोकल में स्टार्ट हो रहा होगा तो ये डिफरेंट फाइलें ऑटोमेटिक स्विच भी होती रहेंगी ऑटोमेटिक।
नेक्स्ट ये ESLintin.json की है, जो कि आपकी कोड फॉर्मेटिंग वगैरह के जो उसमें बग्स और जो उसकी मैनेजमेंट है वो ये ESLintin के थ्रू और भी बहुत सारी चीज़ें ये चेक कर रहा होता है। तो ये ESLintin की कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है। नेक्स्ट हमारे पास गिट इग्नोर की एक फ़ाइल होती है, जिसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें गिट पे पुश नहीं होंगी जब हम इस कोड को गिटहब पे डालेंगे। और कुछ एक टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन है, और ये 3 टाइपस्क्रिप्ट के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन की लास्ट 3 फाइल्स हैं। और राउटिंग की कुछ फाइल्स आपके पास अवेलेबल होती हैं विद इन द ये जब हम राउटिंग पे सीखेंगे तो तब इन सारी फाइल्स के मतलब हमें समझ आ जाएंगे बड़ी आसानी से। अभी के लिए देखते हैं तो हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट जो है Next.js का क्रिएट हो गया है। अभी अगर आप package.json वाली फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट्स में एक स्क्रिप्ट मिलेगी कि अगर आपको इसको डेवलपमेंट मोड में रन करना है तो आपको कौन सी npm की कमांड रन करनी है डेव। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm रन। ये बेसिकली आपको लिखना ही होता है किसी भी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, और उसके बाद आपने उस कमांड का नाम लिखना है जो कि यहाँ पे है डेव। तो npm रन डेव वाली कमांड को रन करते हैं तो लोकल होस्ट से 3000 पे हमारे पास ये Next.js का प्रोजेक्ट जो है वो कुछ इस तरह का आपको जो है वो इसका इंटरफेस नज़र आएगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे हमारे पास एसआरसी के अंदर बेसिकली एक ही डायरेक्टरी थी, तो वो उसी के पैरेलल में आपको जो है वो नज़र आ रही है। एसआरसी में ऐप की डायरेक्टरी, और इसके अंदर ये जो आपको ये जो नज़र आ रहा है होम पेज में, ये बेसिकली हम इन सारी चीज़ों पे स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हमारे पास इस होम पेज में से यहाँ से जो है वो रीडायरेक्ट बेसिकली रूट हो रहा है। तो अगर आपको रेक्ट का आइडिया है, बेसिकली आपको होना भी चाहिए, कुछ हाउ ना होनी चाहिए, तो आपको यही समझ आएगा कि ये हमारे पास एक सिंपल एक React.js का एक फंक्शनल कंपोनेंट है जिसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, और इस कंपोनेंट का नेम क्या है, होम। तो एक ये फंक्शनल कंपोनेंट ही है बेसिकली, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इस सारे को मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल एक रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास एक और एक सिंपल एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा, जिसमें मैंने लिख दिया है होम। तो ये जो पॉसिबल हुआ है, ये आपको आइडिया होगा, हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है ES7, जो कि हमारे पास शॉर्टकट्स वगैरह से हम ये ES7 रिएक्ट रिडक्स स्निपेट्स, ये एक्सटेंशन है जो कि आपने इंस्टॉल कर लेनी है, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे क्विकली जो है वो एक फंक्शनल कंपोनेंट या कोई भी कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रेस किया है रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। तो मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे मेरे पास एक एक सिंपल रेक का एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया, और यहाँ पे यही जो हमें यहाँ पे आउटपुट नज़र आ रही थी वो होम पेज से नज़र आ रही थी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखें आप, इधर आपको सेम वही आउटपुट जो है नज़र आ रही है। यहाँ पे डार्क मोड जो आपको स्टाइलिंग का में नज़र आ रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे global.css में यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग मेंशन है। तो यहाँ पे मैं ये सारी रूट और जो डार्क मोड और लाइट मोड में वो स्विचिंग हो रही थी स्टाइलिंग के, उस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ। बस ये 3 जो है वो टेलविंड CSS की कॉन्फ़िगरेशन की समझ लें कि चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, तो इनको मैं नहीं हटाऊँगा। और बाकी देखें ये वाला पार्ट, अब मैं यहाँ पे जाकर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हेलो वर्ल्ड नज़र आ गया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे, बेसिकली राउटिंग को सीखेंगे कि यहाँ पे अगर आप में मल्टीपल अपनी वेबसाइट में पेजेस बनाने हैं तो वो किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। और अगर हमें कोई ऐसा पार्ट है जैसे नैब बार या फिर फुटर होता है जो कि सभी पेजेस पे कॉमनली यूज़ हो रहा होता है, तो वो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे।